चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के महत्व पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पूर्व राजदूत राजीव भाटिया और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। कल नई दिल्ली में 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न होने की घोषणा की। दोनों नेताओं ने इसे सबसे बड़ा व्यापार समझौता मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि ये भारत और यूरोपीय संघ के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ये मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूरोपीय संघ को खुले बाजारों, स्थिर नियमों और समावेशी विकास की ओर प्रतिबद्ध विश्वसनीय पार्टनर्स के रूप में स्थापित करता है। भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों में इस बड़ी रणनीतिक सफलता के विभिन्न पहलुओं और आगे की संभावनाओं पर चर्चा के लिए दो विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व एम्बेसडर राजीव भाटिया और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। एम्बेसडर भाटिया, शरद जी, आप दोनों का आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट्स के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हमने व्यापक एफटीए पूरा किया है। इससे भारत के लेबर इंटेंसिव उत्पादों को यूरोपियन मार्केट में इजी एक्सेस मिलेगा। इसमें विशेष तौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड और मरीन प्रोडक्ट्स, उसमें नए अवसर बनेंगे। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों को, हमारे मछुआरों को मिलेगा। हमारे सर्विस सेक्टर को भी इससे फायदा होगा। विशेष रूप से आईटी, एजुकेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन और बिजनेस सर्विस लाभान्वित होंगे। आज ग्लोबल बिजनेस में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे समय में यह एफटीए बिजनेस जगत के लिए एक साफ और सकारात्मक संदेश है। हम चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं एम्बेसडर भाटिया। जो ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपन्न हुआ है व्यापार समझौता, इसको आप वर्तमान वैश्विक परिवेश में कैसे देखते हैं? इसके महत्व को ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संदेश दे रहा है ऐसे समय पर जब विश्व ट्रेड और टैरिफ अनसर्टेनिटी से जूझ रहा है? तो किस प्रकार का ये एक स्टेबिलिटी का मैसेज दे रहा है, आपको क्या लगता है? इस समझौते का जो राजनीतिक महत्व है वो बहुत ऊंचा है और निस्संदेह बिना आज की विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों को समझे हुए इसके महत्व को समझना भी मुश्किल हो जाएगा। आज दुनिया में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक उथल पुथल हो रही है जिसमें जो पुराने अलायंसेस थे वो टूट रहे हैं, उनमें आपस में बहुत वैमनस्य हो गया है और बहुत सारे जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं वो दुनिया के जो नियम हैं उनको मानने से अलग हट रहे हैं और इस तरह से एक अस्थिरता आ गई है। और खास तौर से व्यापार के क्षेत्र में रोज सुनने में ये आता है कि आज इस देश ने उस देश के ऊपर टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं, जिससे कि बजाय इसके कि एक्सपोर्ट हमारे बढ़े वो और कम हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि अब जब भारत और यूरोपीय संघ ने ये तय किया कि वो संधियां करेंगे और संधियों के अनुसार काम करेंगे, वो एक दूसरे को आपस में ऐसी सहायता देंगे जिससे कि उनका व्यापार, उनके आर्थिक संबंध आगे बढ़ सके और हमेशा से एक निश्चितता बनी रहे, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो दूसरे लोग हैं वो ठीक से काम कर सके। तो मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि ये एक ऐसा संदेश दे रहा है दुनिया को कि अभी भी हम नियमों का पालन करके, न कि नियमों को तोड़ के, पूरी दुनिया को एक व्यवस्थित रूप प्रदान कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण यूरोप और भारत ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जी शरद जी, अगर आपके पास आए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं, साझा समृद्धि का रोड मैप है। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नई नवाचार साझेदारियां होंगी, वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन्स मजबूत होंगी। आप कैसे देखते हैं इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को? किस तरह से ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान साबित होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे वक्त में आ रही है, जैसा कि अभी एम्बेसडर साहब ने बताया, कि जब दुनिया के कुछ देश प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं और सारा का सारा विश्व का जो व्यापार है वो उथल पुथल उसमें मची हुई है इस समय। तो ऐसे वक्त में इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स कहने के कुछ कारण है।
बहुत सारे लोग जो इसको मदर ऑफ ऑल डीज सुन रहे हैं वो इस सोच में है कि मदर ऑफ ऑल डीज कैसे है। मुझे लग रहा है ये श्रोताओं को समझना बहुत जरूरी है। 27 देश यूरोपियन यूनियन में आते हैं, छोटे बड़े मिला के। उन 27 देशों के साथ एक साथ भारत की पहली बार इस प्रकार की डील हो रही है कि भारत ने पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ करी, इंग्लैंड के साथ करी, यूके के साथ, उसके बाद भारत ने न्यूजीलैंड के साथ करी, यूएई के साथ करी, उससे पहले मॉरिशस के साथ करी। पर ये 27 देशों के साथ अगर हम यूरोपियन यूनियन को एक सिंगल यूनिट लें तो 27 देश उसमें समा जाते हैं। तो इतनी बड़ी डील ये पहली बार भारत ने इस प्रकार की करी है। और अगर इसको आप वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया का 1/3 ट्रेड इन दो, यानी कि भारत को देश लें हम, ईयू को हम यूनिट लें, तो 1/3 $33 ट्रिलियन के करीब विश्व में ट्रेड होता है। उसमें से करीब करीब $11 ट्रिलियन इन दो देशों से संदर्भ रखता है। 25% जीडीपी दुनिया की एक यूनिट और भारत को देश लें तो वो उसको कवर करती है। लगभग 200 करोड़, 180 और 200 करोड़ की आबादी, यानी अगर वैश्विक आबादी इस समय करीब करीब 800 करोड़ की है तो 1/4 आबादी इसमें कवर हो जाती है। और भारत और ईयू का वर्तमान में जो व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार जो है सोनू, अगर हम उसको लें तो लगभग $200 बिलियन के आसपास है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2032 तक आने वाले 6-7 वर्षों में ये इससे दुगना होके करीब 350-400 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। और ऐसे वक्त में जब भारतीय निर्यातकों को अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगा और भारत के बहुत सारे निर्यातक असमंजस में पड़ गए कि इतने दशकों की उनकी जो साझेदारी थी अमेरिका के साथ, सामान यहां से जाता था जिसमें टेक्सटाइल्स थी, लेदर था, फुटवेयर था, फार्मास्यूटिकल्स थे, केमिकल्स थे, जेम्स एंड ज्वेलरी थी, इंजीनियरिंग गुड्स थी, इलेक्ट्रॉनिक का सामान था, बहुत सारा सामान यहां से भारत से जाता था। उस सबको हम असमंजस में पड़ गए थे कि कहाँ नई मार्केट ढूंढी जाए। हालांकि हम मार्केट ढूंढने में सफल रहे कुछ हद तक, पर फिर भी अमेरिका को क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जाता था। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए सोनू कि जो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, जो सामान हमारा निर्यात होता है, वो सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन के साथ होता है। वैसे अगर आप देखें तो अमेरिका, चाइना हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर रहे हैं। कभी अमेरिका आगे निकल जाता था, कभी चाइना में लग जाता था, सबसे बड़ा बायलेटरल पार्टनर। परंतु यूरोपियन यूनियन सामान के मामले में, सर्विसेज अगर हम छोड़ दें, तो सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर पहले से ही है। अब होता क्या था कि यूरोपियन यूनियन में चाइना का सामान ज्यादा देखा जाता था। मेरे को व्यक्तिगत तौर पे इन 27 में से ज्यादातर देशों में जाने का मौका मिला है। मैंने स्वयं देखा कि जहां भी आप जाइए आपको चाइना का सामान दिखता था। यूरोप बार बार डीकपलिंग फ्रॉम चाइना की बात की जाती थी। यूरोप ने चाइना में फैक्ट्रीज लगा रखी थी, जो वो चाहता था कि उसको एक वैकल्पिक जगह मिले उन फैक्ट्रीज को लगाने की, क्योंकि चाइना पे निर्भरता बहुत बढ़ती जा रही थी। अब भारतीय सामान वहां पर आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस पे दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सामान वहां जाता था परंतु टैरिफ लगने की वजह से वो सामान चाइना के प्राइस को मैच नहीं कर पाता था। अब मुझे लग रहा है इस संधि के बाद, इस एफटीए के बाद आपको भारतीय सामान वहां धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव होता दिखेगा। पर इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली सोनू ये है, जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये डील धीरे धीरे करके मटेरियलाइज होगी। ऐसा नहीं है कि कल डील साइन हुई और आज ही, हालांकि कुछ चीजों पे तो इमीडिएटली जो नए टैरिफ के रेट्स हैं, करीब 90% से ज्यादा भारतीय सामान पर, और वहां पर फ्री ऑफ टैरिफ जाएगा। तो धीरे धीरे हमको बदलती दिखेगी आने वाले कुछ महीनों में, एक साल में आपको, क्योंकि अभी इसको यूरोपियन पार्लियामेंट रेटिफाई भी करेगा। यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट यहाँ पर थे, तो ये रेटिफाई करी जाएगी। रेटिफाई करने के बाद ये कार्यान्वित हो जाएगी। सोनू, जैसा आपने कहा शरद जी कि इसको समय लगेगा, वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन एक ठोस कदम उस डायरेक्शन में उठ गया है जहां पर ये पूरा जो बाजार है 27 देशों का, वो हमारे लिए खुल जाएगा। बिना टैरिफ के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पर जा सकेंगे। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी बाकी जो एक्सपोर्टिंग देश है उनके साथ। सो एम्बेसडर भाटिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, इससे ट्रेड तो बढ़ेगा ही, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, तो आपको लगता है कि इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और यूरोपीय कंपनियां यहां आएंगी? ये बहुत बरसों से इस समझौते को तैयार होने की बात थी। मैं स्वयं भारत की ब्रसेल्स एम्बेसी में काम कर चुका हूं बहुत बरसों पहले जी। और उस समय मुझे मालूम है अंदरूनी तरीके से कि किस तरह व्यापार और आर्थिक क्षेत्र के मामलों में बहुत मुश्किलों से हम लोगों को काम करना पड़ता था यूरोपियन कमीशन के साथ। मगर अब युग बदल गया है और यही समझौता जो बहुत बरसों पहले के बारे में विचार विमर्श हुआ था और असफल रहे थे बनाने में, अब सफल हुआ है। तो उसका कारण यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब बढ़ चुकी है, अब बहुत ज्यादा परिपक्व हो गई है और उस मैच्योरिटी की वजह से, उस सेल्फ डिपेंडेंस की जो कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से अब ये स्थिति आ गई है कि मुझे लगता है कि एक वर्चुअस साइकिल शुरू होने वाला है। यानी कि हमारी चीजों को यूरोप में जाने के लिए रास्ता खुल गया है। इसलिए हमें उन चीजों को ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए और ज्यादा क्वालिटी में अच्छी बनाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, बाहर से भी और भारत से भी। अतः इस समझौते के द्वारा निस्संदेह बाहर का भी इन्वेस्टमेंट और भारत का इन्वेस्टमेंट भी भारत की इंडस्ट्री में आगे बढ़ेगा। और इसमें एक विशेष रूप से बात हमें ये कहनी पड़ेगी कि इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि खाली
यही समझौता नहीं हुआ है, दूसरे 5-6 और भी समझौते हुए हैं कल जी। और उसमें खास तौर से जो एक मोबिलिटी की बात है उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि जो भारत की जो स्किल्ड मैन पावर है अब उसकी जरूरत यूरोप को है। यूरोप में टेक्नोलॉजी बहुत ऊंचे स्तर की है मगर स्किल कम है और भारत के पास स्किल्ड मैन पावर बहुत ज्यादा है, तो उन दोनों का भी एक मिलन किया जाएगा। तो मुझे लगता है जो वर्चुअस साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ वो हर तरीके से उसको बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की 3 प्राथमिकताएं आगे चलकर क्या होंगी। आज विश्व में व्यापार, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज किया जा रहा है। हमें साथ मिलकर अपनी निर्भरताओं को डी रिस्क करने की आवश्यकता है। क्या हमारी बिजनेस कम्युनिटी मिलकर ईवीज, बैटरी, चिप्स और एपीआई में बाहरी निर्भरता घटा सकती है? क्या हम भरोसेमंद सप्लाई चेन का साझा विकल्प खड़ा कर सकते हैं? भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों का फोकस डिफेंस इंडस्ट्रीज और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर रहा है। आप डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम और एआई जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाएं। एक क्लीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर दोनों की प्राथमिकता है। ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलर एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड, हर क्षेत्र में हमें ज्वाइंट रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हर क्षेत्र में मिलकर सॉल्यूशंस डेवलप करने चाहिए। एम्बेसडर भाटिया, तो ये 27 देशों में हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे इवन जो स्टूडेंट्स हैं जो वहां जाकर पढ़ना और उसके बाद कार्य भी करना चाहते हैं या जो यहाँ से प्रोफेशनल्स एक्सपीरियंस गेन करने के लिए वहां जाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता बहुत कहीं की इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। यही उम्मीद है, खास तौर से चूंकि आजकल हम देख रहे हैं कि एक विशेष देश में दरवाजे थोड़े से बंद होते लग रहे हैं और इसीलिए उसकी अपेक्षा में हमने देखा है कुछ और देशों में जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां दरवाजे खुल रहे हैं। अब यूरोप ने पहली दफे ये संकेत दिया है कि हम नियमों के अनुसार जो हम नियम बनाएंगे दोनों जने बैठकर, दोनों पक्ष बैठकर, उन नियमों के अनुसार हम भारत के जो छात्र हैं, पढ़ने वाले हैं, भारत के जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, जो सीजनल वर्कर्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको यूरोप अपनी आवश्यकता के अनुसार लेगा, जो कि सही बात है। अगर उन्हें अकाउंटेंट चाहिए या डॉक्टर चाहिए या पीएचडी स्कॉलर चाहिए तो क्यों ना हम वो उन्हें दें, क्योंकि इन सबकी आवश्यकता हमें तो है ही है। और इसलिए मैं समझता हूं कि भारत के युवा वर्ग को आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ये इस बात का द्योतक है कि भारत की छवि अब यूरोप में बहुत ज्यादा सकारात्मक होती चली जाएगी। भारत में निवेश, निर्यात और रोजगार सृजन में बढ़ोतरी को लेकर फिक्की की डायरेक्टर जनरल ज्योति विज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जैसा कि ईयू कमिश्नर ने भी कहा और हमारे ट्रेड मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने कहा, दिस इज मदर ऑफ ऑल द डील्स। सो बिजनेस भी बहुत एक्साइटेड है इसको लेकर, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इसमें। 99% जो मार्केट एक्सेस मिल रहा है इंडियन एक्सपोर्ट्स को, ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और इससे हमारे इंडस्ट्री को काफी फायदा होने वाला है। और शरद जी, जो भी इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सबने इस डील की सराहना की है, कहा है ये अब तक की सबसे बड़ी, सबसे पोटेंशियल वाली हमारी इंटरनेशनल ट्रेड डील है और उन्होंने कहा है कि इससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा। थोड़ा आप हमें बता सकते हैं कि कैसे ये संभव होगा सरल शब्दों में? जैसे जैसे एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि वो एक्सपोर्ट को एक वैकल्पिक डेस्टिनेशन चाहिए था और अब यूरोप के रूप में या पूरी यूरोपियन यूनियन के रूप में वो मिलेगा। तो उससे जो एक्सपोर्टर्स जिनका काम प्रभावित हुआ, जिन क्षेत्रों का मैंने नाम लिया था, जिसमें 3 मुख्य को मैं फिर से दोहराऊंगा, टेक्सटाइल्स है, लेदर फुटवेयर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इनका बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो उनको अब एक्सपोर्ट के लिए एक नई ऊर्जा यहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो थोड़े से हताश थे अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद। तो ये जो बिजनेस एसोसिएशन हैं, एफआईआई है, फिकी है, ये एक्सपोर्टर्स इन संस्थाओं के भी मेंबरान हैं। तो मेंबर हैं तो नेचुरल बात है कि वो एसोसिएशन की तरफ से भी बयान आता है। दूसरा, यहाँ पर निवेश आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे यूरोपियन देशों में जो वहाँ की कंपनीज हैं, उन्होंने चीन में अपनी अपनी फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं और चीन में हमने देखा कि कुछ उनको फैक्ट्रीज चलाने में पीछे सुनने में आया कि दिक्कत चल रही थी। उसकी तो लाजमी बात है, जो उद्योगपति होता है वो सोचता है कि कहीं और अगर मुझे इतनी ही कॉस्ट पे, इतनी ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे अगर मुझे कहीं और फैक्ट्री लगाने को मिल जाए तो बात बन जाए। तो इसी बात को लेके उन्होंने भारत में इनोवेशन हब बनाने की बात करी है और आपको आने वाले सालों में
चीन से बहुत सारी फैक्ट्रीज, डीकपलिंग ऑफ चाइना बोलते हैं उसको, बहुत सारी फैक्ट्रीज आपको भारत में लगती दिखाई देंगी। इससे यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा। तो ऐसे में युवाओं को खासकर जो अवसर चाहिए होते हैं वो इन कंपनियों के रूप में यहाँ पर इनको देखने को मिलेंगे। और देखिए, ये केवल एक तरफा नहीं है सोनू, इसमें ये समझने वाली बात है। दूसरी पार्टी यूरोप है, क्योंकि वो लोग भी एक्साइटेड। और ये किस वजह से है, मैं आपको बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। यूरोप के बहुत सारे देश इस समय बहुत ज्यादा अच्छी आर्थिक हालात में नहीं है, और जिस प्रकार अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए अभी हाल में जियोपॉलिटिकल कारणों से, ग्रीनलैंड की वजह से, यूरोप को भी इन चीजों का सामना करना पड़ा है। तो यूरोप भी एक वैकल्पिक मार्केट देख रहा है। और भारत जैसा बड़ा बाजार सोनू कहाँ मिलेगा? यहाँ पर हमारी 45 करोड़ की पहले मिडिल क्लास की आबादी थी, उसमें 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकले। इनको हम नियो मिडिल क्लास कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी इसको नियो मिडिल क्लास कहते हैं। तो 25 में 45 जोड़ दें तो 70 करोड़ बड़ी मिडिल क्लास, ऐसी मार्केट यूरोप को, ये अमेरिका की आबादी से दुगना है। तो जितनी भारत में एक्साइटमेंट थी उतनी ही यूरोप में एक्साइटमेंट थी कि अब यूरोपियन कंपनीज यहाँ आके सामान अपना बेच सकेंगे। दोनों को लाभ होता है, तभी वो डील होती है। और अच्छी बात इस डील में ये निकल के आई सोनू, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, कि इसमें से कृषि को, डेयरी को, मीट, इन चीजों को डील से अलग रखा गया है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं जेम इंडस्ट्री से जुड़े व्यवसायी कृष्ण बिहारी गोयल ने बताया कि जेम इंडस्ट्री को इंडिया EU FTA कैसे लाभान्वित करेगा। भारत और EU के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसका हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स पे बहुत अच्छा पॉजिटिव असर आएगा। यूरोप जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए करीब $80 बिलियन का मार्केट है, उसमें वो करीब 16 से 17 बिलियन का इम्पोर्ट करते हैं और हिंदुस्तान से उसमें सिर्फ 4% का रेशियो है। इस FTA से मैं मानता हूं कि जेम्स एंड ज्वेलरी के ट्रेड अगले 3 से 4 वर्षों में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण 3 से 4 गुना बढ़ना चाहिए। एम्बेसडर भाटिया, ये एक पॉलिटिकल विल का भी बहुत ठोस प्रमाण है कि इस डील को फिर से इस पे नेगोशिएशन शुरू करके इसे पूरा किया गया है। और जैसे अभी शरद जी कह रहे थे कि जो हमारे रेड फ्लैग्स हैं उस पर हमारे नेगोशिएटर्स ने पूरा ध्यान रखा कि जो हमारे सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनको इस डील से बाहर रखा जाए। 2007 से 2013 तक पुरानी सरकार ने इन चीजों में बात की थी। उस समय हालात दूसरे थे, अर्थव्यवस्था दूसरी थी, एक अप्रोच दूसरी थी, तो वो शुरू किया गया, वो बंद हो गया, वो खत्म हो गया। उसके बाद जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब भी ये बात शुरू नहीं की गई। इसके लिए करीब 7 साल तक इंतजार किया गया और उसका कारण यही था कि पहले अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करना था, मजबूत करना था, उसमें एक परिपक्वता लानी थी। जब फाइनली 2022 में ये तय हुआ कि अब हमारे में सक्षमता आ गई है, शक्ति आ गई है, हमें आत्मविश्वास आ गया है, और फिर ये तय हुआ कि अब हम निश्चित रूप से फ्री ट्रेड का रूट लेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि पिछले 3 सालों में 7 या 8 पैक्ट मोदी सरकार ने किए हैं कि जब भी आप कोई पैक्ट करते हैं, कुछ आपको देना पड़ेगा और कुछ आपको लेना पड़ेगा। अब इसमें कुछ बातें इस पैक्ट में हुई हैं जो कि आगे आने पे ही इसका खुलासा दिया जाएगा, मगर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो हमारे लिए, भारत के लिए जो प्लस पॉइंट्स हैं वो स्पष्ट है। हमारा निर्यात बढ़ेगा, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आएगी, हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा, भारत की छवि दुनिया में बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज यही है कि जो कुछ देश समझते थे कि भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, भारत ने दिखा दिया है कि भारत के पास दूसरे ऑप्शंस हैं। जहां तक भारत और यूरोप के संबंधों का सवाल है, इतिहास बताता है कि कुछ प्रेम भी रहा है, कुछ प्रेम की कमी भी रही है, मगर अब भविष्य में जब हमारे व्यापार के संबंध और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो वो प्रेम का एलिमेंट है वो और ज्यादा बढ़ेगा और इस तरह से दोनों क्षेत्रों के लोग एक दूसरे को और ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये विश्वास जताना चाहिए कि यूरोप की सरकारें और यूरोपियन संघ के जो सारे लीडर्स हैं वो अगले कुछ ही महीनों में पूरी तरह से इस समझौते को रेटिफाई कर देंगे और 2027 के खत्म होने से पहले इसको लागू कर देंगे, तभी ये सब बातें सच हो पाएंगी। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन खुशवंत जैन ने हमें बताया कि इस FTA से कैसे यूरोपीय बाजार हमारे कृषि उत्पादों के लिए खुल जाएगा। इंडिया और EU के बीच जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस व्यापार समझौते से कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े नए निर्यात के मौके आएंगे। इंडिया के कृषि क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होगा। इंडिया से स्पाइसेस, कॉफी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट हो रहा है
उसकी बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात यूरोप के लिए खुलेंगे। हमारे किसान भाइयों को इस एग्रीमेंट से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शरद जी, अगर हम थोड़ी सी चर्चा एग्रीकल्चर पे दोबारा करें तो इसमें बैलेंस किया गया है डोमेस्टिक प्रायोरिटीज के साथ एक्सपोर्ट ग्रोथ को, और कई हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनको एक्सेस मिलने की बात है इस डील में। ये आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं हमारे जो किसान हैं उनकी समृद्धि के लिए? और जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो लेदर हो, चाहे वो कपड़ा परिधान हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, उनको भी 0% इंपोर्ट ड्यूटी पे लाया गया है। तो उससे भी जो एमएसएमईज को और छोटे उद्योगों को, श्रमिकों को जो फायदा होगा, वो कितना एक संवेदनशील अप्रोच है हमारी सरकार का? बहुत ही संवेदनशील है सोनू। अगर आप ये जो सेक्टर्स के आपने नाम लिए जो मैंने पहले जिक्र किया था, बिल्कुल ये जेम्स एंड ज्वेलरी भी लेबर इंटेंसिव है, पर खासकर लेदर, फुटवेयर और टेक्सटाइल्स की हम बात करें वो ज्यादा लेबर इंटेंसिव है। और मरीन प्रोडक्ट्स एक ये और क्षेत्र है जहां पर हमारे मछुआरे जुड़े हुए हैं और बहुत संवेदनशील है, क्योंकि अभी हमने हाल में देखा इसकी संवेदनशीलता इससे जाहिर हो जाती है कि जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाए तो दक्षिण भारत में एक जगह है तिरुपुर, वहां पर महिलाएं अमेरिकन ब्रांड्स के लिए कपड़े, टी शर्ट्स और लेडीज टॉप वगैरह बनाती हैं। बड़ी बड़ी मात्रा में वहां पर काम किया जाता है। और जैसे ही ये टैरिफ लगे तो वहां पर समस्या आई, करीब करीब 10-12 लाख महिलाएं थी जो कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वहां पर, जो खास करके अमेरिका के ब्रांड्स के लिए काम करती थी। वहां पर रोजगार की समस्या दिखाई देने लगी, तो इसलिए ये बहुत संवेदनशील हो जाता है। इसमें सोनू हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कोई नई मार्केट ढूंढते हैं तो ऐसा नहीं है कि यूरोप के साथ हम अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अभी भी हम ट्रेड करते हैं, बहुत सामान यहाँ से जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि यूरोप के साथ सामान के मामले में यूरोप हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर आज भी है। परंतु जो नए एमएसएमई जिनका आपने जिक्र किया, नए एमएसएमईज और एक्सपोर्टर्स अब इस पूरे समझौते के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं। उनको दो काम करने होंगे। एक तो उनको अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको बहुत वाजिब रखना होगा, क्योंकि हमें कॉम्पीट अभी भी चीन से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि चीन ने वहां पर सामान भेजना बंद नहीं किया है। चीन का सामान आज भी यूरोप में हमसे ज्यादा जाता है। तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हमें अपनी जो प्राइसेस कॉम्पिटिटिव रखनी पड़ेंगी, बहुत ही वाजिब दाम पर। और दूसरा, हमें क्वालिटी में बहुत काम करना पड़ेगा। अगर हम क्वालिटी को अप टू डेट नहीं रखते हैं, क्वालिटी को यूरोप के मापदंड के अनुसार नहीं रखते हैं, तो हमें वहां पर सामान भेजने में दिक्कत आएगी। क्योंकि यूरोपीय नेशन, कुछ एक नेशन बहुत छोटे हैं, कुछ बड़े भी हैं। हम जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, स्पेन की बात करें, इटली की बात करें, बाकी के हम नेशंस की बात करें तो बहुत सारे नेशंस इतने बड़े नहीं है। तो वहां पर जब भी आप सामान भेजते हैं वो अलग से एकदम स्टैंड आउट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो करता है। और हर देश के अपने अपने क्वालिटी के मापदंड हैं, आपको उन मापदंडों पर खरा उतरना पड़ेगा। तो मेरे आज हमें और आपको आकाशवाणी के माध्यम से जो भी उद्यमी सुन रहे हैं, एमएसएमई सुन रहे हैं, उन तक मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि आप इस समझौते का पूरा फायदा उठाएं। परंतु ये जो दो बातें मैंने कही, आपको एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी आप कम रख सकते हैं उतनी रखिए। दूसरा, क्वालिटी के मामले में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी में समझौता हुआ तो फिर ज्यादा दिन तक वो एक्सपोर्ट पे सर्वाइव नहीं कर पाता है, उसका फीडबैक आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा। देखिए, भारत सरकार क्या कर सकती है? भारत सरकार आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बना सकती है, जो इस डील के माध्यम से बना दिया है। अब आगे सरकार का एक्सपोर्ट तो इतना होता नहीं है, सरकारी क्षेत्र के संस्थान तो बहुत थोड़े से हैं, ज्यादा तो निजी क्षेत्र इसका लाभ उठाता है। तो सरकार ने आपके लिए एक परिप्रेक्ष्य बना दिया, एक बैकग्राउंड बना दिया है। अब उस पर तस्वीर आपको खींचनी है। ये एमएसएमईज हैं, छोटे मध्यम लघु उद्योग है, ज्यादातर बिजनेस एमएसएमईज में होता है और बहुत बड़ी मात्रा में एमएसएमईज एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो ये 2-3 मापदंड को अगर वो ध्यान में रखेंगे तो वो होगा। तीसरा, एक हल्का सा और जिक्र करना चाहूंगा, वो है कौशल विकास, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट पे भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में ये कुछ एक देश इनमें से हमसे बहुत एडवांस्ड हैं, तो वहां पर अगर हम अपनी स्किल अपग्रेडेशन और खासकर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीक जो आ रही है, उसमें हमारे युवाओं को अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है, अगर हम इस डील का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का हम लोग फायदा उठा सकते हैं इस डील के द्वारा। जी बिल्कुल उठा सकते हैं। उसके लिए हमें अपना कौशल विकास पर बहुत ही खास ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि युवा अपने आप को, अंग्रेजी में बोलते हैं पुल अप द सॉक्स, आपको तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में आपको ये क्रियान्वित होती हुई दिखेगी और आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। ऑस्कर एक्सपो डिजाइन एलएलपी जयपुर के मेंबर सीओए महावीर प्रताप शर्मा ने हमें भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के फायदों के बारे में जानकारी दी। भारत और ईयू के बीच में जो आज ये ऐतिहासिक समझौता हुआ है, ये हमारे देश के निर्यात के लिए बहुत ही प्रभावी साबित होगा।
चाहे वो टेक्सटाइल हो, हस्तनिर्मित कालीन हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, जो भी हमारे देश में निर्यात के आइटम हैं उसको एक नया आयाम मिलेगा। यूएस से जो ड्यूटी वॉर के चलते हुए 9 महीने से आज हमारा निर्यात थोड़ा गड़बड़ा गया था, इस समझौते से उसको एक नए पंख मिलेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो भी निर्यात है ईयू को लेकर और ईयू के पक्ष में जाएगा और हमारे को इसमें देश की डेवलपमेंट भी होगी और हमारे को फायदा भी होगा। एम्बेसडर भाटिया, एक और जो सर्विसेज हमारा जो पिलर है हमारी इकोनॉमी का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फास्ट ग्रोइंग है, और उस पर भी इसमें भारत को प्रिडिक्टेबल एक्सेस मिला है यूरोपियन यूनियन के 144 सब सेक्टर्स में, जिसमें आईटी, आईटीएस, प्रोफेशनल सर्विसेज और कई सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज इंक्लूड की गई हैं, और साथ ही ईयू को एक्सेस मिला है भारत के 102 सब सेक्टर्स में। तो आपको लगता है कि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदान प्रदान है, वहां की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इधर आए, हम उसको अडॉप्ट करें और हमारे जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं वो वहां जाएं। ये सर्विसेज सेक्टर में आपसी जो कोलैबोरेशन है ये कितना इम्पोर्टेंट है? मैं विशेष रूप से इस मुद्दे पर यही कह सकता हूं कि ये समझौता वास्तव में एक बहुत संतुलित समझौता है, ऐसा मुझे लगता है। ये हमें नहीं सोचना होगा कि इससे भारत को क्या क्या फायदे हो रहे हैं। भारत को तो निस्संदेह लाभ होंगे और साथ ही साथ यूरोप के लोगों को भी इसके लाभ होंगे, और हमें स्वयं भी खुलकर आपस में उसके बारे में बताना चाहिए, ताकि हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक पक्ष ये महसूस करे कि सारे लाभ भारत को मिल गए। अभी मैं आपको खासतौर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ बाहर से ऐसे विचार आ रहे हैं कि भारत को सब कुछ मिल गया। ऐसी बात नहीं है। एक संतुलित समझौता है, दोनों तरफ से सर्विसेज के सेक्टर में भी भारत के पास एक बहुतायत है, एक संपत्ति है, और दूसरे पक्ष को उसकी आवश्यकता है। मगर ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है, उनके पास भी सर्विसेज सेक्टर में बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है। जी। जो हम लोग अभी तक कहते थे कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मगर अब जैसा सामने आया कि अगर यूरोपियन यूनियन को एक इकोनॉमी माने तो वो 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाती है। और इसलिए आवश्यकता है हमें समझने की है कि आखिर यूरोप के देश भले ही आज, जैसा शरद जी ने कहा, एक आर्थिक मुसीबत में पड़े हुए हों, मगर टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, मटेरियल प्रोग्रेस में, R&D में, इनोवेशन में इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। दे आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अलायंस। अगर पश्चिमी की देशों की अलायंस की बात की जाए तो वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ही माना जाता है। इसलिए हमारे लिए बड़ा हमारी प्रसन्नता की बात है कि एक तरफ हम यूरोप के इंजन से जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम यूरोप की मालगाड़ी को धक्का देने के लिए एक बड़े इंजन के रूप में भी काम करेंगे। तो एक ये बहुत आदान प्रदान की स्थिति है, और हमें न केवल रुपए पैसे यूरो के बारे में सोचना होगा, हमें यह भी सोचना होगा कि हम फिर से यूरोप के इतिहास को, यूरोप की संस्कृति को, यूरोप की सभ्यता को समझने का यत्न करें। जो हमारी पीढ़ी के लोग थे उन्होंने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी थी, यूरोपियन कल्चर पढ़ी थी, हमने बहुत बरस यूरोप के कैपिटल्स में काम किया है। हमें मालूम है कि उनकी क्या अच्छी बातें हैं, क्या उनकी कमजोर बातें हैं। क्या ये सब बातें हमारे वर्तमान युवा वर्ग को मालूम है? संभवतः नहीं। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा एक बहुत बड़ा तरीका होगा इस पैक्ट की सफलता का, यदि हम फिर से यूरोप के बारे में, उसके इतिहास के बारे में फिर से जानना और पढ़ना शुरू कर दें। और इस संदर्भ में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो इंडिया ईयू एफटीए है वो हमारी साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है, दोनों पक्षों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है, और भारत के विकसित भारत 2047 के सपने के अनुरूप ये एफटीए भारत को वैश्विक मंच पर एक गतिशील, भरोसेमंद और दूरदर्शी भागीदार के रूप में स्थापित करता है। इस उत्साहजनक घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हम अपने अतिथियों के आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर भाटिया, शरद जी, कि आप जुड़े और आपने हमें बहुमूल्य जानकारी दी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के महत्व पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत राजीव भाटिया और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094040
4444। चर्चा का विषय है।